जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग नए बुक को स्टार्ट किए हैं और इसमें जो हम लोग देखेंगे बिहार दुर्गा पीटी एग्जाम 2025 के लिए जो सबसे पहला जो प्रैक्टिस सेट निकला था इडुटेरिया का, इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और ये जो है आपका सेट नंबर 1 रहेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। आज जो है टेलीग्राम लिंक पर थोड़ा सा लेट में मिला, लेकिन कल से जो है ये आपको एनी टाइम मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा, वीडियो के पहले आप लोग बना लीजिएगा। और इसका फुल डिस्कशन, क्या बोलेंगे, फुल डिस्कशन आपको मिलेगा। इसका वीडियो तो बहुत है यूट्यूब पे, लेकिन आपको यहाँ पर फुल डिस्कशन देखने को मिलेगा, ताकि एक बार अगर आप 100 क्वेश्चन को देखते हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चन में अगर 5 फैक्ट एक क्वेश्चन में बताते हैं तो आपका जो है 1 घंटा में 500 जो है फैक्ट आप तैयार करके चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो जो है डेली आपको कब आएगा, रात में जो है 8 PM में आएगा। कब आएगा, 8 PM में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप लोग भी बनाइए इसको। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, सोनक तथा पेम्पलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो सोनक तथा पेम्पलाद शाखाएं जो किस वेद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद से। किससे हो जाएगा, अथर्ववेद से हो जाएगा। अच्छा आपको पता होगा कि वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं, 4 होते हैं। और इसको पढ़ने के लिए अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला वेद जो आपका होता है ऋग्वेद होता है। कौन होता है, ऋग्वेद। उसके बाद बात करिएगा तो ये होगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। उसके बाद आपको ध्यान देनी है सामवेद। क्या ध्यान देनी है, सामवेद। उसके बाद याद देनी है अथर्ववेद। क्या बोलिएगा, अथर्ववेद देखिएगा। अब इसको जो है पढ़ने के लिए जो है अलग अलग वेद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, तो उसको यही एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको पूछा जाएगा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को याद रखिएगा। पढ़ने वाला ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एत्रे, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौशितकी। क्या बोलिएगा, कौशितकी, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तेतरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेतरे बोलते हैं। और इसी को पढ़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ये भी चीज पूछा जाएगा कि इसमें जो है हम लोग शतपथ का प्रयोग करते हैं। किसका, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का करते हैं, ठीक है। और सामवेद में पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका षड्वीस। क्या हो जाएगा, षड्वीस हो जाएगा, षड्वीस हो जाएगा। और आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एक आपको याद रखनी है जैमिनीय। क्या बोलिएगा, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और अथर्ववेद को पढ़ने के लिए क्या है, गौपथ। क्या है, गौपथ है। तो यहाँ तक इस तरह के प्रश्न को एकदम ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो संस्कृत साहित्य को जो अगर क्रमबद्ध लिखने की प्रयास करेगा तो वो किया था कौन, कलहन। कहाँ पर आया था, कलहन। कलहन की पुस्तक को याद रखिएगा, ये कौन हो जाएगा, राजतरंगिणी। क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी एक इसका पुस्तक है। और राजतरंगिणी पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के वंश के। क्या बोलिएगा, जम्मू कश्मीर जो आपका है वहाँ के वंश का। और वहाँ का कौन सा वंश का, तो याद रखनी है लोहार वंश का। क्या बोलिएगा, लोहार वंश का। और लोहार वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, संग्राम राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संग्राम राज हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। यहाँ पर याद रखिएगा चाणक्य दिया गया है। चाणक्य की आपको रचना पता होगा, क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। और अर्थशास्त्र से हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखनी है मौर्य वंश की। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और इसमें अगर आपको पूछा जाएगा, बिहार दरोगा में पूछा गया है कि इसमें कितने अधिकरण है और इसमें प्राधिकरण की बात की भी की गई है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। और यहाँ तक जब तक आप नहीं पढ़िएगा डीपली में जाके, तो आप जो है एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाइएगा। तो अधिकरण की बात करेगा तो अधिकरण कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और एक अधिकरण में 12 प्राधिकरण होता है, तो प्राधिकरण की संख्या कितनी हो जाएगी, 180। जब आप कोई भी सेट दीजिएगा तो यहाँ से प्रश्न जो है आपका बनता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है पाणिनि। पाणिनि की रचना किसने किया है, तो याद रखनी है इसका जो रचना किया है तो बोल सकते हैं अष्टाध्यायी। क्या बोलिएगा, अष्टाध्यायी हो जाएगा। और ये बोल सकते हैं व्याकरण का पहला रचना था, ठीक है। पतंजलि का क्या हो जाएगा, योग दर्शन। योग दर्शन किसने दिया था, तो याद रखनी है पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए। तो मनके बनाने का कारखाना आप तो चंद्रो जानते होंगे, लेकिन कुछ मात्रा में जो है लोथल से भी प्राप्त हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपको पूछा जाएगा, लोथल जो है किस नदी के तट पर है, सबसे देखना है भोगवा नदी के तट पर है। लोथल किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि याद रखिएगा बोल सकते हैं धान की भूसी। क्या बोलिएगा, धान की भूसी के कहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखिएगा ये जो है गुजरात से साक्ष्य मिले हैं। अब आपको यहाँ पर है कालीगंगा। कालीगंगा कहाँ पर है, तो याद रखनी है राजस्थान में है। कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। और ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखनी है घग्गर नदी के तट पर है। किसके नदी पर तट पर है, घग्गर नदी के तट पर। और यहाँ से क्या मिले हैं, तो याद रखनी है जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। क्या बोलिएगा, जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो कालीबंगा में। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान देनी है, कालीबंगा में मिले हैं, ठीक है। चंद्रो जो है वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में मरता है। कहाँ पर, पाकिस्तान में। और अगर बात
करिएगा यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करिएगा तो यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या बोलिएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। कब किया गया था? 1922 में किया गया था। और एक याद रखिएगा, हड़प्पा। क्या बोलिएगा? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और इनकी खोज कब किया था? 1921 ईस्वी में। ये किस नदी के तट पर है? याद रखनी है, ये जो हो जाएगा हड़प्पा जो हो जाएगा आपका रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो की बात करेगा, चनहुद्रो की बात करेगा तो ये सब किसके नदी के तट पर हो जाएगा? सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो बौद्ध मठ की बात करेगा, परंपरा के अनुसार स्तूपों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। किसमें? 5 श्रेणियों में। इसमें जो है इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, सांची का स्तूप कहां पर है? क्या बोलिएगा? सांची का स्तूप कहां पर है? सांची का स्तूप आपको पता होगा कहां पर होगा, तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। और ये किस शासक ने बनाया है? अशोक शासक ने बनाया है। किसने बनाया है? अशोक शासक ने। अब यहाँ पर आपके सवाल में आ रहा है बौद्ध धर्म। क्या आ रहा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबको देखिए। बौद्ध धर्म की बात करेगा तो इनका जन्म कब, संस्थापक कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम पूछा जाएगा आपको। इनके पिताजी कौन हो जाएंगे? इनके माताजी कौन हो जाएंगे? यहां से प्रश्न पूछते हैं। इनका पत्नी भी याद रखिएगा क्या हो जाएगा? इनका जो है याद रखनी है, इनका जो है संतान का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, ये भी पूछा जाता है। तो पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? याद रखनी है शुद्धोधन। क्या हो जाएगा? शुद्धोधन हो जाएगा। ठीक है, इनके माताजी का नाम क्या हो जाएगा? तो महामाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महामाया हो जाएगा। इनके पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? तो यशोधरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशोधरा हो जाएगा। और संतान का पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। तो यहाँ तक याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी आपको पूछ सकता है, तो इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ नाम हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने याद रखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया। ठीक है, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ? तो याद रखनी है बोध गया में। कहाँ पर हुआ? बोध गया में। बोध गया को हम लोग, इस जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको हम लोग किस बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं? संबोधि के नाम से जानते हैं। और पहला जो याद रखिएगा, पहला जो उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया? पहला उपदेश की बात करिएगा तो ये कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। और सारनाथ की बात करिएगा तो इनको हम लोग किस नाम से बौद्ध धर्म में जानते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किसको? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और देखिएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करेगा तो इनका मृत्यु कब हुआ? तो याद रखनी है 483 बीसी में हुआ। और मृत्यु कहां पर हुआ? कुशीनगर में। कहां पर हुआ? कुशीनगर में। और कुशीनगर किसकी राजधानी है? तो मल महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई? देखिए बहमनी राज्य की स्थापना की यहाँ पर बात की गई। आपको याद रखनी है, एक जो है तुगलक वंश के शासक हुए। तुगलक वंश के शासक के नाम क्या हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको जो है पगला सुल्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान जो है यही था। इसी ने जो है याद रखिएगा सांकेतिक रूप से जो है मुद्रा का भी प्रचलन किया था इसी के समय। इसी ने जो है कृषि के लिए जो है अमीर एक कोही प्रथा चलाई गई थी। किसके द्वारा? अमीर एक कोही प्रथा किसने चलाया था? तो याद रखनी है कृषि के लिए ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चला था। और इसी के समय में सबसे अधिक जो है बोल सकते हैं पतन होने लगा था, युद्ध होने लगा था। तो इसी के मतलब तुगलक वंश के जितने भी दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के थे, इससे जो है कई राज्य जो है अलग हो गए थे। तो उसी में 2 राज्य अलग हुए थे, तो उसको भी एकदम ध्यान देनी है। एक आपका हो जाएगा विजयनगर। क्या बोलिएगा? विजयनगर हो जाएगा। और एक आपको याद रखनी है बहमनी साम्राज्य। क्या बोलिएगा? बहमनी साम्राज्य। यहाँ से एक सा एक भी एग्जाम नहीं है जहां पर भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। विजयनगर की यहाँ पर बहमनी है, तो पहले बहमनी देख लीजिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखनी है हसन गंगू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हसन गंगू के द्वारा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1347 ईस्वी में किया गया था। किसमें? 1347 ईस्वी में। इसकी राजधानी भी पूछा जाता है, तो याद रखनी है गुलबर्गा इसकी राजधानी हो जाएगी। और इसकी भाषा भी आपको पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखनी है मराठी इसकी भाषा हुआ करती थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब थोड़ी सी इस दोनों बारे में कहानी देखिए। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। तो यहाँ पर दोनों का नाम लिख देते हैं। और कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक युद्ध होता है आपको याद रखनी है तालीकोटा का युद्ध। इसी को हम लोग बोलते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध। क्या बोलेंगे? राक्षस तंगड़ी का युद्ध बोलेंगे। ये युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें याद रखिएगा विजयनगर का पतन हो गया और बहमनी साम्राज्य की जीत होगी। आपको पूछा जा गया है दरोगा में कि विजयनगर का पतन जो है किस युद्ध के माध्यम से हुआ है? तो तालीकोटा युद्ध के माध्यम से हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भैरोबाल की संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए, भैरोबाल की संधि की बात करेगा तो ये कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हुआ था। कब बोलिएगा? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की संधि को हम लोग किस बोलते हैं? तो याद रखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं भैरोबाल की संधि। अब यहाँ पर देखिए, दो आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं। दो आंग्ल सिख युद्ध कब हुए हैं? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करेगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यहाँ पर से लिख देते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करेगा तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1845 से लेके, कब हुआ था? 1845 से लेके, याद रखनी है, 46 तक चला था, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करिएगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करेगा तो ये कब हुआ था? तो याद रखनी है, 1846 से लेके 48 तक चला था। कब चला था? 1846 से लेके 48 तक चला था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1846 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद ही याद रखिएगा, पंजाब को, बोल सकते हैं पंजाब को जो है क्या कर दिया? याद रखिएगा, अंग्रेजों में विलय कर दिया। और ये कब किया गया था? 1849 ईस्वी में। अगर आप 1275 का एग्जाम दिए होंगे, इस बार जो दरोगा आया था उसमें सेकंड सिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब का विलय कब किया गया था? 1849 ईस्वी में। अब आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि इस समय गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा, डलहौजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डलहौजी। डलहौजी की कार्यकाल की बात करेगा तो 1848 से लेकर इनका कब तक है? 56 तक कार्यकाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? ये चीज पूछा गया। देखिए, 1900 दिल्ली के दरबार, 1911 की दिल्ली की दरबार की बात करेगा तो ये जो है तीसरा दिल्ली दरबार था। क्या था? तीसरा दिल्ली दरबार था। और ये दिल्ली दरबार में याद रखिएगा किसका स्वागत किया गया था? जॉन मैरी का। किसका? जॉन मैरी का। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जॉन मैरी आए थे दिल्ली दरबार, याद रखिएगा, तीसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था। और इसमें क्या बोला गया? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, क्योंकि बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? करजन के द्वारा। और इसको जो रद्द किया गया किसके द्वारा? हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। बंगाली भाषा छात्रा को मिलाकर प्रांत बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। देखिए, पहले की बात करेगा तो इसमें जो है क्या था? बिहार था, बंगाल था, और बोल सकते हैं उड़ीसा था। क्या था? उड़ीसा था। इससे जो है तृतीय दिल्ली दरबार में बोल सकते हैं बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा को समाप्त कर दिया, और बिहार और उड़ीसा जो है एक ही राष्ट्र कहलाए। इसको कब किया गया? तो याद रखनी है, 22 मार्च 1912 को। क्या बोलिएगा? 22 मार्च 1912 को। ये चीज एकदम ध्यान देनी है। उसके बाद जो है बिहार से उड़ीसा कब हुआ? अलग हुआ? तो याद रखनी है 1 अप्रैल 1936 को। क्या बोलिएगा? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। तो यहाँ पर से सभी हो जाएगा, इसमें डी नंबर ऑप्शन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही जो हार्डिंग द्वितीय जो है, अब यहाँ पर से आपको यहाँ पर थोड़ा समझिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम जो है कम डिटेल कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, दिल्ली दरबार, अगर प्रथम दिल्ली दरबार की बात करेगा तो प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में हुआ था। और ये किसके समय हुआ था? उस समय गवर्नर कौन थे? तो लीटन थे। और दूसरा दिल्ली दरबार अगर पूछेगा आपको, ये कब हुआ था? तो 1903-4 में हुआ था। कब हुआ था? 1903-4 में। और उस समय भारतीय गवर्नर कौन थे? करजन थे। तो ये बात को भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो सेवा समिति की स्थापना की बात करेगा तो ये जो कब किया गया था? बोल सकते हैं 1962 को लगभग किया गया था। और इसकी स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए, ये सभी जो इंपॉर्टेंट उतना युद्ध नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर पूछा गया है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539, ये बिल्कुल ठीक है। कालाचोल का युद्ध 1741। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795। रोहेला का युद्ध 1772 नहीं, याद रखिएगा, ये लगभग 1775 में हुआ था। तो एक बार इसको देख लेनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। अब देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट युद्ध है यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है चौसा का युद्ध, क्या बोलिएगा? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हो गया। अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा बिलग्राम का युद्ध। क्या बोलिएगा? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, या इसी को बोला जाता है कन्नौज का युद्ध, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा सरहिंद का युद्ध। क्या बोलिएगा? सरहिंद का युद्ध, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, याद रखिएगा, पलासी का युद्ध। क्या बोलिएगा? पलासी का युद्ध। उसी के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आपको बक्सर का युद्ध। क्या बोलिएगा? बक्सर का युद्ध। ये सब युद्ध जो है एकदम इंपॉर्टेंट है। ये सब युद्ध के बारे में आपको पता रहना चाहिए। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और बोल सकते हैं शेरशाह सूरी के बीच। और बोल सकते हैं किलग्राम या बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। और इसी में याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित करके मुगल वंश की जगह जो है सूरी वंश की स्थापना किया, ठीक है। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? याद रखनी है 1545 में हुआ था, ठीक है। और प्लासी का युद्ध की बात करेगा तो ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और प्लासी का युद्ध बोल सकते हैं ये किसके किसके हुआ था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बक्सर की युद्ध की बात करेगा तो ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें भारत की संयुक्त सेना था, और बोल सकते हैं अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था, ठीक है। उसी भारत की संयुक्त सेना में बोल सकते हैं सैन्य नेतृत्व किसने कर रहा था? सादत खान ने कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया? देखिए, यहाँ पर बात आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझिए। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करिएगा तो ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को मध्यरात्रि में हुआ था। कहीं-कहीं आपको 9 अगस्त भी मिलेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के मध्यरात्रि को ही याद रखिएगा, वहाँ के अंग्रेजों ने क्या चलाया? ज़ीरो आवर्स चलाया था। क्या बोलिएगा? ज़ीरो आवर्स चलाया। ज़ीरो आवर्स में याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं, जितने भी आंदोलनकारी महत्वपूर्ण सब थे, उनको जो है जेल में बंद कर दिया करते थे। और उसमें जो है यहाँ पर पूछा जाएगा आपको महात्मा गांधी को कहाँ पर किया गया, ठीक है? ये चीज़ पूछा जाएगा। कस्तूरबा गांधी यहाँ पर आपके ऑप्शन में पूछा गया है, तो इसको भी लिख लीजिए, कस्तूरबा गांधी। आपको पूछा जाएगा राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर बंद किया गया था, और आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पर किया गया था। आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर किया गया था, ये चीज़ पूछ सकता है। और आपको पूछ सकता है सरोजिनी नायडू को कहाँ पर किया गया था। तो इतने व्यक्ति के बारे में आपको कम से कम ध्यान देनी चाहिए। तब देखिए, महात्मा गांधी को बात करिएगा और कस्तूरबा गांधी को, इसको कहाँ पर किया गया था? आगा खां पैलेस में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? आगा खां पैलेस। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का हो जाएगा। अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर किया गया था? पटना के बंकिमपुर जेल में। कहाँ पर? बंकिमपुर जेल में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पर किया था? अहमदनगर में। अहमदनगर में बोल सकते हैं अल्मोड़ा जेल में, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर किया गया था? हजारीबाग जेल में। कहाँ पर? हजारीबाग जेल में। और हजारीबाग जेल से जो है ये भाग निकले थे, और यहाँ पर भाग करके ये किस दिन भागे थे? दीपावली का दिन था। ये कई बार बीपीएससी में भी पूछ लिया गया है। और ये भाग कर कहाँ चल गए? कोई भी भाग कर जाता था तो नेपाल जाता था। नेपाल में याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया? आजाद दस्ता का गठन किया। क्या बोलिएगा? आजाद दस्ता का गठन किया, ठीक है? और यहाँ पर बात करेगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भी कहाँ पर रखा था? आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये हो जाएगा ओडिशा राज्य से है। कहाँ से हो जाएगा? ओडिशा राज्य से हो जाएगा, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पूछेगा बिहार में। बिहार में एक विद्रोह हुआ था, याद रखनी है, ताना भगत। क्या बोलिएगा? ताना भगत विद्रोह। और ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किसने कर रहा था? तो याद रखनी है, ताना आंदोलन बोल सकते हैं। इसको कर रहा था जतरा भगत के द्वारा। किसके द्वारा? जतरा भगत। ताना आंदोलन किसके द्वारा? तारा आंदोलन यहाँ पर लिख लीजिए, किसके द्वारा कर रहा था? जतरा भगत। और कहाँ पर हुआ था? बिहार में। बंगाल में बात करिएगा, कई विद्रोह था, जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं सन्यासी विद्रोह हो गया, ठीक है? आपको बोल सकते हैं नील विद्रोह हो गया। ये सब कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है, ये सब कहाँ पर हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। झारखंड में बोल सकते हैं मुंडा विद्रोह। क्या बोलिएगा? मुंडा विद्रोह। ये बोल सकते हैं संथाल विद्रोह। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। हो विद्रोह बोल सकते हैं कहाँ पर? मुंडा विद्रोह। याद रखिएगा, इसका डेट कभी कभी पूछ देता है, तो 1899 से 1900 तक याद रखनी है, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नील विद्रोह की बात करेगा तो ये कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? देखिए, यहाँ शांति निकेतन की बात की गई थी। यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए शांति निकेतन का इतिहास, ठीक है? शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखनी है, ये 1901 ईस्वी में लगभग की गई थी, ठीक है? 1901 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और याद रखिएगा, शांति निकेतन को जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ये कब किया गया था? 2023 में किया गया था। कब किया गया था? 2023 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में याद रखिएगा, होयसल मंदिर को भी शामिल किया गया था। क्या बोलिएगा? होयसल मंदिर को भी शामिल किया गया था 2023 में ही। होयसल मंदिर कहाँ पर है? आपको याद रखनी है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय शिल्प परिषद की मुख्यालय की बात करेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। मुंबई में पूछेगा तो बहुत सीधा हो जाएगा, जैसे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है, मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है, ये भी कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। यहाँ पर बात करेगा दिल्ली। दिल्ली में याद रखिएगा, कृषि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? कृषि अनुसंधान पूछेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है, ये हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है? ये सब चीज यहाँ पर आपके ऑप्शन में मुख्यालय पूछा जाता है, तो ये सबको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रिंग गार्ड एवं बैक गार्ड नामक शब्द जो है किस खेल से जुड़े हैं? तो बास्केटबॉल से जुड़े हैं। किस खेल से जुड़े हैं? बास्केटबॉल से जुड़े हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सांकेतिक निर्देशित प्रक्षेप पात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? ये याद रखिएगा, सांकेतिक निर्देशित प्रक्षेप पात्र विकास के कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री? ये कब रखा गया था? तो 1983 में रखा गया। कब रखा गया? 1983 में। 1983 में किसका सरकार था? इंदिरा गांधी की सरकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो इंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन हो जाएंगे? थॉमस एडिसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थॉमस एडिसन। एक याद रखनी
है आपको बल्ब। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। किसने बोलिएगा? थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है, ये चीज़ यहाँ पर से ध्यान देनी है। विलियम हार्वे के द्वारा क्या किया गया था? ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया गया था। किसके द्वारा? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट कोच ने, याद रखिएगा, हैजा के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया? हैजा के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया? तो याद रखनी है ये किया गया रॉबर्ट कोच के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पर बात कर रही है कि विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस अंतर्गत के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था को कितने आधार पर बैठा है? 3 आधार पर बैठा है। आपको याद रखनी है, एक हो जाएगा प्राथमिक, क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। एक आपको याद रखनी है द्वितीयक हो जाएगा, और एक आपको याद रखनी है तृतीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। देखिए जो भी आपको पृथ्वी से उपज हो, पृथ्वी से उसका संबंध रहे, उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं। जैसे आपका हो गया कृषि, क्या बोलिएगा? कृषि हो गया। मत्स्य पालन हो गया, क्या बोलिएगा? मत्स्य पालन हो गया। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब कहाँ से होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र से होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में याद रखिएगा जितने भी उद्योग वाला काम होगा वो सब किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे हो गया निर्माण, क्या बोलिएगा? निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, जलापूर्ति हो गया। ठीक है, जलापूर्ति हो गया, विद्युत हो गया, ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएंगे। तृतीयक क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा? याद रखनी है सेवा हो जाएंगे। सेवा मतलब हो गया आपका बैंकिंग हो गया, क्या हो गया? बैंकिंग हो गया। ठीक है, मुद्रा हो गया। ठीक है, और बोल सकते हैं कॉलेज हो गया, ये सब जो है किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत, गैस और जलापूर्ति, ये आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया? तो 1931 में किया गया। कब किया गया? राष्ट्रीय आय की बात करेगा और BKR राव की बात करेगा तो ये हो जाएगा 1931। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना किया, यहाँ पर से याद रखिएगा सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना किया ये किसके द्वारा किया गया? तो याद रखनी है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? 1868 ईस्वी में किया था। और इसमें जो व्यक्ति किया था, याद रखनी है 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय, क्या बोलिएगा? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय के रूप में इसको जो है किया था। दादा भाई नौरोजी की यहाँ पर बात आया है तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो द ग्रैंड, बोल सकते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन किया। कितने बार किया? 3 बार अधिवेशन किया। एक बार बात करेगा 1893 में किया, उसके बाद याद रखनी है एक बार जो 1886 में किए, उसके बाद बात करेगा एक बार जो है 1906 में किया। और ये तीनों का तीनों अधिवेशन कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक भी हुआ करता था, जो कि याद रखिएगा पुस्तक जो इनका था, याद रखनी है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये पुस्तक का विमोचन कब किया गया था? लगभग 1901 या 4 में किया गया था। इसको एक बार देख लेनी है। ठीक है, ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। इसका एक पत्रिका भी हुआ करता था और उस पत्रिका का नाम क्या था? तो याद रखनी है रप्त गुप्तार। क्या बोलिएगा? रप्त गुप्तार को एकदम ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? विदेशी प्रत्यक्ष सीमा मतलब कि FDI, क्या बोलिएगा? FDI मतलब फॉरेन डिफेंस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये देखिए कृषि से संबंधित है, संचार से संबंधित है, खनन से, लेकिन पेंशन से जो है FDI का कोई भी ताल्लुका नहीं है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, बिल्कुल ठीक है। ढांचा युक्त सुविधा विकसित करना, बिल्कुल ठीक है। और इसकी गठन की बात करिएगा ना, तो इसका गठन हुआ था 2001 में हुआ था, लेकिन इसमें जो है बाद में जो संशोधन कर दिया गया। क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। और बाद में संशोधन जो क्या 2005 में जो है इसमें कुछ चीज को कमी कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिए 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना था, पहले करना था 2001 में यही, लेकिन 2005 में जो है ये सब कम करके इसमें जो है शामिल करने की बात की गई। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियां बहुत ही कम थी, इसीलिए जो है इसमें संशोधन करके कुछ जो है टर्म को कम किया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया? यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के अधिकार में, ये याद रखिएगा गरीबी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गरीबी से। और ये हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। देखिए लकड़वारा समिति और रंगराजन समिति, ये तीनों जो है याद रखिएगा किससे संबंधित हो जाएगा? गरीबी से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गरीबी से संबंधित हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ द लिविंग के आधार के रूप में जो स्वीकार किया उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुरेश तेंदुलकर समिति
अतिथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित है। देखिए यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको स्टार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दरोगा में लगभग 20 से 25 करंट अफेयर पूछ दिए जाते हैं। इसका कोई भी निर्णय नहीं हो सकता आपको 15 भी देखने को मिले, इसीलिए जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत ही ईजी है, आराम से बन जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का मुख्य अतिथि पूछ रहा है। 2025 का अगर मुख्य अतिथि पूछेगा और आपको 2024 का भी आपको पूछ सकता है, कोई भी निर्णय नहीं है कि कौन पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि 2025 का ही पूछेगा। ठीक है, अगर 2025 का पूछा तो इसमें जो है कहाँ का आया था, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति आया था। क्या बोलिएगा, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति आया था। और 2024 में पूछेगा तो इसमें किसका आया था, फ्रांस का राष्ट्रपति आया था, फ्रांस का प्रेसिडेंट आया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 2025 में आया था, उसका नाम क्या था, प्रबेबो सोबियांटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहीं अगर फ्रांस 2024 में आपको पूछेगा तो कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रों। क्या बोलिएगा, इमैनुअल मैक्रों इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों को एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो याद रखिएगा, एक पदक जो है सिल्वर का जीता, याद रखनी है, एक पदक सिल्वर का जीता, और 5 जो है याद रखिएगा कांस्य का जीता। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आता है, एक जो है आपका 32वां ओलंपिक जो था ये कौन था, पेरिस ओलंपिक था। पेरिस ओलंपिक था, ये पेरिस में हुआ था। लेकिन अभी जो है आपको याद जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा अभी जो ओलंपिक हुआ है 33वां ओलंपिक हुआ है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आपको पूछ सकता है 34वां, ये जो है कब हुआ था, तो याद रखनी है 2024 में हुआ था। कब हुआ था, 2024 में हुआ है। अब जो 34वां ओलंपिक होगा कब होगा, 2026 में होगा, और सॉरी 2028 में होगा। और ये कहाँ पर होगा, तो याद रखनी है लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, और फिर 2032 में जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, और 2036 में होगा, 2036 में आपका भारत में होगा। ये पूछ सकता है भारत के किस शहर में होता है, तो न्यू दिल्ली में होता है। कहाँ पर होता है, न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है आपको। ठीक है, अगर आपको पूछेगा इस ओलंपिक में जो सबसे प्रथम स्थान किसका रहा, प्रथम स्थान की बात करेगा तो ये हो जाएगा अमेरिका का रहा। किसका रहा, अमेरिका का। वहीं अगर भारत के स्थान की बात करेगा तो 6 मेडल के साथ इसका स्थान कितना रहा, 71 स्थान रहा। कितना, 71। लेकिन यहीं पर जो है पाकिस्तान आपको पता है भारत से आगे निकल गया, और उसका स्थान की बात करेगा तो 61वां स्थान उनका रह गया है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। देखिए राजस्व घाटा की बात करेगा तो ये हो जाएगा कितना, आपको याद रखनी है 1.8%। कितना हो जाएगा, 1.8% हो जाएगा। तो ये चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया। मनरेगा हेतु पूछेगा तो ये 86,000 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 86,000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहीं पर बात करेगा मनरेगा, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, मनरेगा। मनरेगा की बात करेगा तो इसका पहला नाम क्या हुआ करता था, नरेगा हुआ करता था। क्या, नरेगा। नरेगा के गठन की बात करेगा तो कब हुआ था, 2005 में हुआ था। और कहां पर किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहां पर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक गांव था, याद रखनी है, अनंतपुर। क्या बोलेगा, अनंतपुर गांव था, वहीं पर सबसे पहले नरेगा लागू हुआ था। 2005 में बात करेगा, इसमें संशोधन करके जो है 2006 को इसको लागू किया गया। और इसमें जो है मनरेगा जो है कब जोड़ा गया, याद रखनी है 2009 में। कब बोलिएगा, 2009 जो है इनका नाम क्या बन गया, मनरेगा। मनरेगा में याद रखिएगा कितने व्यक्ति को पैसा दिया जाता है, लगभग 300 रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 300 रुपया दिया जाता है। ठीक है, और ये कितने दिनों का रहता है, तो 100 दिनों का रहता है। कितने दिनों का, 100 दिनों का ये कार्यक्रम रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। देखिए विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो मोहन चरण मांझी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है, ओडिशा का। किसको, ओडिशा का। अच्छा, आंध्र प्रदेश को आपको पता होगा तो याद रखिएगा यहाँ का कौन हो जाएगा, चंद्रमोहन। क्या हो जाएगा, चंद्रमोहन कुछ करके नाम है, तो इसको एक बार देख लेनी है। सिक्किम का कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है प्रेम सिंह। कौन हो जाएंगे, प्रेम सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और गोवा का बात करेगा तो ये कौन हो जाएंगे, प्रमोद सावंत हो जाएंगे। क्या बोलिएगा, प्रमोद सावंत हो जाएगा। वहीं बात करेगा बिहार का, क्या बोलिएगा, बिहार का। बिहार का कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा श्री नीतीश कुमार लिखिए इनको। क्या बोलिएगा, नीतीश कुमार। ठीक है, ये चीज को ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, कजाकिस्तान में किया गया। कहाँ पर किया गया, कजाकिस्तान में किया गया। तो ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। इसकी बात करेगा, इसका जो है एससीओ, क्या बोलिएगा, एससीओ। एससीओ संघाई संगठन इसका जो है मुख्यालय आपको पूछा जाएगा, और मुख्यालय में संघाई देता है, संघाई नहीं लगाना है आपको। क्या हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रुद्रम क्या है, तो रुद्रम याद रखिएगा एक प्रकार का मिसाइल है। टैंक की बात करेगा तो याद रखिएगा एंटी रोधी टैंक की मिसाइल कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अग्नि। क्या बोलिएगा, अग्नि। टैंक जो है क्या है, एक प्रकार का बोल सकते हैं अग्निरोधी मिसाइल को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ से मिसाइल क्या हो जाएगा, रुद्रम हो जाएगा। क्या प्रकार का बोल सकते हैं, एक प्रकार का मिसाइल है। अभी जो है रुद्रम सेकेंड भी हो गया है, उस दिन हम आपको करंट में पढ़ाए थे होमवर्क सीरीज में, तो उस वहाँ भी आपको देखनी है, बार बार एक ही चीज को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विश्व प्रेस
स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 159 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 159। वहीं पर आपको पूछ सकता है हंगर इंडेक्स कितना है, ठीक है, ये चीज़ पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा, भुखमरी हो गया, हंगर हो गया, ठीक है। आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा, खुशहाली सूचकांक, क्या बोल सकते हैं? खुशहाली सूचकांक पूछ सकता है, याद रखनी है, खुशहाली सूचकांक पूछ सकता है। वहीं आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, क्या बोलिएगा? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स पूछ सकता है। वही पूछ सकता है मानव विकास सूचकांक, क्या बोलिएगा? मानव विकास सूचकांक आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। पूछ सकता है पासपोर्ट, क्या बोलिएगा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछ सकता है, ठीक है। अगर बात करेगा हंगर इंडेक्स में कितना है? 105 है। खुशहाली में बात करेगा तो 136 हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में बात करेगा तो इसमें जो है लगभग 93 है। मानव विकास सूचकांक कितना हो जाएगा? 134 हो जाएगा। पासपोर्ट में कितना है? 85 है, ठीक है। तो ये सभी बात को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 5 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को दिया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न की हम बात करते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई है? याद रखनी है, भारत रत्न की शुरुआत की गया 1954 में। कब किया गया? 1954 में। देने जाने का 3 व्यक्ति को प्रावधान था, लेकिन मोदी सरकार ने हाल ही में जो है 5 व्यक्ति को दिया गया है। तो सबसे पहला व्यक्ति लिखिए, दूसरा व्यक्ति लिखिए, तीसरा व्यक्ति लिखिए और चौथा व्यक्ति लिखिए और 5वां व्यक्ति लिखिए, क्योंकि ये है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला लिखिए जननायक कपूरी, क्या बोलिएगा? जननायक कपूरी, ठीक है। जननायक कपूरी ठाकुर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा लिखिए पीवी नरसिम्हा राव, क्या बोलिएगा? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। नाम आपको पता रहनी चाहिए, पीवी नरसिम्हा राव। तीसरा लिखिए लाल कृष्ण अडवाणी, क्या बोलिएगा? लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएगा, लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएगा, ठीक है। चौथा की बात करेगा तो यहाँ पर से आपको लिखिए एम एस स्वामीनाथन, क्या बोलिएगा? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं भारत में? एम एस स्वामीनाथन को। पांचवां की बात करेगा तो एक और याद रखनी है, चौधरी चरण सिंह, क्या बोलिएगा? सॉरी, चौधरी चरण सिंह नहीं, इनका जो है नाम याद रखिएगा, यूपी का एक सीएम है, उनका नाम जो है आपको याद रखनी है। आप लोग कमेंट कीजिएगा इनका नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? देखिए यहाँ पर बात आता है पद्म पुरस्कार, क्या बोलिएगा? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में अगर बात करेगा, पद्म पुरस्कार में 3 क्षेत्र में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्र में? 3 क्षेत्र में दिए जाते हैं। सबसे पहला होता है, याद रखनी है, पद्म बोल सकते हैं पद्म विभूषण, क्या होता है? पद्म विभूषण होता है, ठीक है। दूसरे की बात करेगा तो यहाँ पर होता है पद्म बोल सकते हैं पद्म भूषण, क्या बोलिएगा? पद्म भूषण होता है। और तीसरा क्या होता है? पद्म श्री होता है, क्या होता है? पद्म श्री होता है। इन सभी क्षेत्र को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? पद्म पुरस्कार बोलते हैं। तो पद्म विभूषण में कितने व्यक्ति को? 7 व्यक्ति को, ठीक है। पद्म भूषण कितना व्यक्ति को दिया जाएगा? 13 व्यक्ति को। और पद्म श्री कितना व्यक्ति को दिया जाएगा? 100 बोल सकते हैं 13 व्यक्ति को, 113 व्यक्ति को दिया जाएगा। कितना? 113 व्यक्ति को। और पद्म भूषण की बात करेगा तो ये लगभग जो है 19 व्यक्ति को दिया जाएगा। अब जो है इनको जोड़िए, देखिए कितना पूछ रहा है। 13 7 20 हो जाएगा, 120 19 139 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 139 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई? देखिए 25 जून की बात है। 25 जून बोल सकते हैं कब? 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार, क्या बोलिएगा? इंदिरा गांधी उस समय सरकार थी। उस समय जो है इमरजेंसी लगाया था, क्या बोलिएगा? इमरजेंसी लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर। इसी दिन बोला गया था कि कई व्यक्ति जो है इनका मौत भी हो गया था, 200 व्यक्तियों को। उसी के याद रखिएगा, हाल ही की मोदी सरकार ने बोला कि उस दिन जो है संविधान का हत्या हुआ था, इसीलिए हम लोग 25 जून को क्या मनाते हैं? हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर बात आता है आपातकाल की। क्या बात आता है? आपातकाल की। आपातकाल की घटना संविधान के किस भाग में किया गया है? 18 भाग में किया गया है। और इसकी बात करिएगा कितना अनुच्छेद में? 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद और 360 अनुच्छेद, ठीक है। 352 में क्या बोला गया? राष्ट्रीय बोल सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या हो जाएगा? राजकीय, या बोल सकते हैं इसी को राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? ये भारत और मिस्र के बीच किया गया। किसके किसके बीच किया गया? भारत और मिस्र के बीच। यहाँ पर भारत और जापान के बीच याद रखिए क्या करा जाता है? धर्म गार्जियन, क्या बोलिएगा? धर्म गार्जियन किया जाता है। और आपको एक याद रखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं जीमैक्स, क्या बोलेंगे? जीमैक्स जो है कहाँ किया जाता है? भारत और जापान के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच क्या हो जाएगा? याद रखनी है, भारत की मित्र शक्ति, क्या बोलिएगा? मित्र शक्ति कहाँ पर किया जाता है? मित्र शक्ति को याद रखिएगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। भारत और नेपाल के बीच क्या किया जाता है? सूर्य किरण, क्या बोलिएगा? सूर्य किरण किया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया? देखिए यहाँ पर बात आता है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की बात करेगा, 34वां व्यास सम्मान जो है किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा सूरबाला को। क्या बोलिएगा? सूरबा। इसका जो है रचना कौन है? किसके लिए मिला है? याद रखिएगा कौन देश के वासी के लिए, कौन देश के वासी के लिए दिया गया है। आपको याद रखनी है, यहीं पर आपको पूछा जाएगा सरस्वती सम्मान, क्या बोलेगा? सॉरी, सरस्वती सम्मान नहीं, आपको यहाँ पर पूछा जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या पूछा जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेगा तो ये 2 व्यक्ति को दिया गया है। एक याद रखिएगा राम भद्राचार्य को, क्या बोलेंगे? राम भद्राचार्य
जी को दिया गया है, और बोल सकते हैं दूसरा जो दिया गया है गुलजार को दिया गया है। किसको दिया गया है? गुलजार को दिया गया है। आपको कमेंट करनी है कि सरस्वती सम्मान जो है 2024 किसको प्रदान किया गया है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? बी पार्ट ऑफ द प्लान जो है 2024 का थीम है और ये विश्व जैव विविधता के लिए मनाया गया। जैव विविधता का अधिनियम कब आया था? 2001 में अधिनियम आया था और इसको हम लोग कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व रेडियो क्रॉस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई को। पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखनी है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। एयर और नाम लिखिएगा, याद रखनी है। आपको पूछ सकता है, याद रखनी है, यहाँ बिहार दिवस पूछ सकता है और इसी में जो है विश्व जल दिवस भी पूछ सकता है। विश्व जल दिवस ये दोनों कब मनाते हैं हम लोग? तो याद रखनी है 22 मार्च को बनाते हैं। ये 22 वाला तीनों फैक्टर को एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य ने दिया है। तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है? आपको बात करेगा यहाँ पर बिहार का। क्या बोलिएगा? बिहार का। बिहार में याद रखेगा मिथिला मखाना। क्या बोलिएगा? मिथिला मखाना। मिथिला मखाना हो जाएगा। और याद रखेगा मुजफ्फरपुर की लीची। क्या बोलिएगा? मुजफ्फरपुर की लीची यहाँ पर मिला है बिहार में। असम में जो है याद रखिएगा एक लीची है, तेभागा लीची। कौन है? याद रखनी है तेज प्रताप लीची। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये असम का ही है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण के कितने पर कमी में वृद्धि हुई है? कितने किलोमीटर में वृद्धि हुई? 1445 किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखिएगा। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नया राजन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु से। और रामसर साइट की बात करेगा तो ये ईरान का एक रामसर जगह है, वहीं पर इसका निर्णय लिया जाता है। और अभी जो है वर्तमान में लगभग 89 हो गए। कितना हो गए? 89। और वहीं बात करेगा बिहार का, किसको किया गया है? नाटी, नागी और नकटी को किया गया। किसको? नागी और नकटी को किया गया है। और ये दोनों कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बिहार के जमुई जिले में। कहाँ पर है? जमुई जिले में, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2028 तक। क्या? 2028 तक। अब देखिए यहाँ पर चंद्रयान से अगर प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो चंद्रयान फर्स्ट के बारे में पहले जानिए। चंद्रयान फर्स्ट कब किया गया था? 2008 में किया गया था। और इसका की बात करेगा, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में इसका लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट के द्वारा? तो याद रखिएगा PSLV C11 के द्वारा, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करेगा चंद्रयान सेकेंड। क्या बोलिएगा? चंद्रयान सेकेंड। चंद्रयान सेकेंड की बात करेगा तो ये कब किया गया था? 2019 में किया गया था। और ये किस रॉकेट के द्वारा? तो GSLV, याद रखिएगा M3 के द्वारा। किसके द्वारा? GSLV M3 के द्वारा। वहीं अगर आपको पूछा जाएगा चंद्रयान 3 जो किया गया था, यह कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को किया गया था। कब बोलिएगा? 14 जुलाई 2023 को किया गया था। और ये किसके द्वारा? LV-M3, याद रखिएगा M4 के द्वारा किया गया था, ठीक है? और ये जो किया गया था, याद रखिएगा ये कब बोल सकते हैं? साउथ पोल पर, दक्षिणी पोल पर सबसे पहला अगर पूछेगा कौन विकल हुआ? चंद्रयान 3 हुआ। और भारत का 23 अगस्त को। इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को मोदी सरकार ने किस निर्माण किया गया है? याद रखिएगा अंतरिक्ष दिवस रूप के मनाने में। किसका बोलिएगा? अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने में निर्णय लिया है। अगर आपको पूछेगा अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि ये जो है लेटेस्ट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वां ऑस्कर अवार्ड 2024 किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है? ये हो जाएगा ओपेनहाइमर। क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया? विधवा पुनर्विवाह हो या मैया योजना हो? क्या बोलिएगा? मैया योजना। मैया योजना, ये दोनों जो है कहाँ से किया गया? तो याद रखनी है झारखंड सरकार के द्वारा। क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड में अभी बात करेगा इसका यहाँ का सीएम कौन है? तो याद रखनी है हेमंत सोरेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन यहाँ का सीएम हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाएंगे? देखिए, सार्थक खंड जो होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सार्थक खंड की बात करेगा तो सार्थक खंड 2 प्रकार के होते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर दिया गया है आजकल। क्या बोलिएगा? एक शब्द है आजकल, एक शब्द है, याद रखनी है। अगर बात करेगा तो यहाँ है एक शब्द की बात करेगा तो कल हो जाएगा, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे आजकल, इसको 20 से जब काटिएगा तो आज का भी अर्थ निकलेगा, कल का भी अर्थ निकलेगा। अगर इस दोनों का अर्थ निकले तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। निम्न शब्द में क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। कल, इसको जब 20 से काटिएगा तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग योग रूट शब्द कहेंगे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि जो है क्या है? तो एक प्रकार का यन संधि है। क्या बोलिएगा? यन संधि है। और यन संधि की बात करेगा तो इत्यादि यानी कि यो के आधा, यो अगर है और उसके आधा आगा तो है, तो इसको हम लोग, इसका मतलब होता है हर्षिका। क्या होता है? हर्षिका। तो ये हो जाएगा इति और जोर आदि हो जाएगा, ठीक है? वहीं अगर आपको व मिले, व के आगे अगर तो मिले तो याद रखिएगा इसका होता है हर्षुका। जैसे याद रखिएगा यहाँ पर दिया जाता है स्वागतम। क्या बोलिएगा? स्वागतम दिया जाता है। स्वागतम का
आगे का आधा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा सुजोर आगतम, ठीक है। तो यहाँ पर से इस तरह से आप बना सकते हैं हिंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। देखिए पाप पुण्य हुआ द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों शब्द प्रधान हो तो बोल सकते हैं द्वंद्व समास। जैसे यहाँ पर दिया गया लोटा डोरी, क्या बोलिएगा लोटा डोरी। यहाँ पर दिया जाएगा आपको माता पिता, क्या बोलिएगा माता पिता। आपको दिया जाएगा भाई बहन, भाई बहन। बीच में अगर डेस का चिन्ह दे दिया तो ये जो है एक प्रकार का द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। मुहावरे मतलब कि हथेली पर जो है तेल नहीं जमता है, मतलब काम के लिए समय चाहिए, कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बस आप बने रहिए इस चैनल के माध्यम से और देखिएगा कितना तैयारी आपका हो रहा है, देख ही पा रहे होंगे सब जो है एवी केयर के निकलता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर फुल डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है शेयर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा, तभी मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आपके बीच जो है अच्छा अच्छा कॉन्टेक्ट हम लेके आ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक एक वाक्य आपके तुले हुए, ये गलत हो गया। आपका एक एक आपका यहाँ पर दे दिया तो ये गलत हो गया। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, वाक्य आपके यहाँ पर हो गया तो ये बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, आर यू रियली डिसीरियस विजिट टू जापान। क्या हो जाएगा, टू नहीं अब ऑफ होगा, यानी कि आप जो है जापान का जो है विजिटिंग कर सकते हैं, तो ये ऑफ हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दुर्गा का अभी ट्रेंड चला है 1275 से, उसमें से ही इंग्लिश आपको 3-4 पूछ दिए जाते हैं, 2 कम से कम पूछ दिए जाते हैं। भूगोल सीखना कठिन है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी। सबसे पहले आपको याद रखनी है, यहाँ पर हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, चूज द ऑप्शन वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। ग्रेजियस, ग्रेजियस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको लिखा रहता है ग्रेजियस कैटरीना कैफ, तो मतलब क्या होता है सुंदरता। क्या बोलिएगा सुंदरता, सुंदरता कहने का मतलब हुआ आकर्षक। क्या बोलिएगा आकर्षक, इसका हिंदी होता है। आकर्षक का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, यानी कि साधारण। क्या हो जाएगा साधारण। तो यहाँ पर विलोम पश्चत्र पुरुषार्थक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज हमने जो है आपको 50 क्वेश्चन कराए, इसी में जो है टाइम आपको 40 मिनट पूरा गया है। कल जो है आपको हम कि करा ही देते हैं, ठीक है। चलिए देख ही लेते हैं 100 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है बोल सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा अधिनियम के नाम से किसको जानते थे, 1858 का अधिनियम। क्या हो जाएगा 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम का कई सारे प्रावधान है, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। 1858 के नियम का प्रावधान की बात करेगा तो इसमें जो बोला गया याद रखिएगा, यहाँ पर से थोड़ी माफी चाहते हैं, यहाँ पर बोला गया याद रखनी है, यहाँ पर जो बोला गया है आपको कि बोल सकते हैं भारत का जो गवर्नर था, क्या बोलिएगा भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदल के कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया। क्या बोलिएगा भारत का वायसराय कर दिया। और भारत के वायसराय के पद पर प्रथम बैठने वाले कौन थे, कैनिंग थे। क्या बोलिएगा कैनिंग थे। और याद रखिएगा इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और इस पर जो बोला कि अब जो है मतलब कि महारानी का शासन होगा, ठीक है। इसीलिए इसको भारत का सबसे अच्छा अधिनियम के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन बी को जब देखिएगा तो ऑप्शन बी में दिया गया है भारत सरकार 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को हम लोग बोलते हैं मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बोलेंगे, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इस अधिनियम में कई सारे प्रावधान किए गए। इसमें जो है महिलाओं को याद रखिएगा वोटिंग देने का अधिकार मिला गया और बोल सकते हैं इसमें जो है प्रांत में द्वैत शासन स्थापित किया। क्या बोलिएगा प्रांत में जो है द्वैत शासन को स्थापित किया इसी अधिनियम के द्वारा। इसी में याद रखिएगा लोक सेवा का गठन का बात किया गया, लोक सेवा का यानी कि यूपीएससी का, लेकिन इसका गठन कब किया गया 1926 में किया गया, ठीक है। भारत सरकार 1900 अधिनियम 1935, इसको हम लोग प्रत्यय स्वायत्तता के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जो है प्रांत से द्वैत शासन हटा दिया, इसलिए प्रांत में स्वतंत्रता स्थापित हुआ, इसीलिए इसको हम लोग प्रांतीय स्वायत्तता के नियम से जानते हैं। और इसमें जो है याद रखिएगा केंद्र में द्वैत शासन लगाएगा। क्या बोलेगा केंद्र में द्वैत शासन लगाएगा। और भारत शासन अधिनियम को हम लोग संविधान का ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूची था और कई सारे भाग थे, लेकिन इसमें प्रस्तावना का अभाव था। तो ये सब बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। इसी अधिनियम के द्वारा जो है भारत से जो है बर्मा अलग हुआ 1937 में और इसी अधिनियम के द्वारा जो है याद रखिएगा संघ न्यायालय की स्थापना भी की गई 1937 में। ये सब प्रावधान को एकदम याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप जो है यहाँ पर से मार दिए होंगे कुछ से कुछ, लेकिन यहाँ पर बात करेगा अल्पसंख्यक। क्या बोलिएगा अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अगर समिति की बात करेगा, समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं अगर बात करेगा उपसमिति का अध्यक्ष, क्या बोलिएगा उपसमिति का अध्यक्ष पूछेगा तब हो जाएगा एससी मुखर्जी। क्या हो जाएगा एससी मुखर्जी। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को
एकदम ध्यान दीजिएगा। यहीं पर आपको पूछ सकता है मौलिक अधिकार, यहाँ पर पूछ सकता है मौलिक उपसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। उपसंख्यक समिति का अध्यक्ष पूछेगा, समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहीं पर मौलिक अगर उप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तब आपका क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी हो जाएगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करेगा तो ये किससे संबंधित थे, तो याद रखिएगा ये जो है प्रारूप समिति से संबंधित थे। प्रारूप समिति की बात करेगा तो इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त बोल सकते हैं 1947 को। कब बोलिएगा, 29 अगस्त 1947 को इसका प्रावधान किया गया। इसमें कुल 7 मेंबर थे और इसके अध्यक्ष की बात करेगा तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय तत्वों को लिया गया। देखिए न्याय बात करिएगा, भारत की प्रस्तावना, क्या बोलेगा, प्रस्तावना। प्रस्तावनाओं को जो है याद रखिएगा किस कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसको जो है बोल सकते हैं अधिकार कब मिला, तो याद रखनी है 22 जनवरी 1947 को। कब बोलिएगा, 22 जनवरी 1947 को। इसमें कई सारे प्रावधान किए गए, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें बात किया गया न्याय का, क्या बोलिएगा, न्याय। न्याय की बात करिएगा तो न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय लिए गए, याद रखिएगा। एक न्याय था आपका क्या था, आर्थिक न्याय। एक आपको याद रखनी है सामाजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। और एक आपको याद रखनी है राजनीतिक हो जाएगा। ये आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जो है कहां से लिया गया, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो रूसी क्रांति से। और रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से। वहीं बात करेगा फ्रांसीसी क्रांति से क्या क्या चीज लिया गया था, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांसीसी क्रांति से याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिया गया, स्वतंत्रता लिया गया और बंधुता लिया गया। क्या बोलिएगा, स्वतंत्रता लिया गया, बंधुता लिया गया और समानता लिया गया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये सब कहां से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो वहां का राजा कौन था, तो याद रखनी है लुई 16वां था। क्या था, लुई 16वां था। स्वतंत्रता जो है याद रखिएगा, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में कौन कौन आता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। 2 प्रकार की समानता में कौन कौन आता है, प्रतिष्ठा और अवसर। क्या बोलिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की बात करिएगा। अब जो है डायरेक्ट जो है आपका प्रस्तावना से लगभग सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए ये जो है मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है और आर्टिकल जब आप 20 को पढ़िएगा, क्या बोलिएगा, आर्टिकल 20 को पढ़िएगा तो इसमें बोला गया है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। क्या बोलिएगा, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसमें बोला गया है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसमें दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई है। इसका क्लाउज के अंदर जाके प्रश्न पूछा गया। 20 का क्लाउज 1 क्या बोलता है, याद रखिएगा। 20 का क्लाउज 1 बोलता है कि अगर आप एक बार सजा किए हैं, क्या बोलिएगा, मतलब कि बोल सकते हैं 20 का क्लाउज 1 बोलता है कि एक बार सजा के लिए एक बार ही आपको, एक बार अगर आप गलती करते हैं, एक गलती का एक सजा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सजा ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दूसरा की बात करेगा यहाँ पर तीसरा, आपका तीसरा 20 का क्लाउज 3 क्या बोलता है, अगर आप किसी मतलब दोषी ठहराए हैं, क्या बोले हैं, दोषी आप ठहरे हैं, मतलब कि किसी का आप कुछ भी किए हैं, दोषी हैं, और वहां पर जो है आपको याद रखिएगा स्वयं के खिलाफ जो है गवाही नहीं देना है। मतलब आप स्वयं अपना जो है पर्दाफाश नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमने ऐसे किया, आपको गवाह एक रखना पड़ेगा। वही चीज बोला गया है 20 का क्लाउज 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के कई सारे आर्टिकल हैं, कई बार हमने बताया, आगे के सवाल में हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेगा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथकीकरण का उल्लेख किसमें है, तो ये हो जाएगा डीपीएसपी में। किसमें हो जाएगा, डीपीएसपी में, क्योंकि आर्टिकल 50 जो किसमें आते हैं, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। डीपीएसपी की बात करेगा, राजकीय नीति सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें आर्टिकल जो आता है 36 से लेकर 51 तक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। गलत को आपको चुनना है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्रस्ताव होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल प्रावधान करता है, बिल्कुल ठीक है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली का सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदस्य तक सीमित है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की सदस्यता आपको राज्यसभा में भी जा सकते हैं। क्या बोलेंगे, राज्यसभा में जा सकते हैं। यहाँ निम्न सदन की बात मतलब हो गया लोकसभा, तो लोकसभा में नहीं रहता है, राज्यसभा में भी जाता है। तो ये चीज आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारतीय संसद का सचिवालय के आबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए सचिवालय जो भी होता है याद रखिएगा, वैसे तो ये जो है याद रखिएगा कुछ रूप में चाटुकार कर देते हैं किसका, लोकसभा का। किसका कर देते हैं, लोकसभा का। लेकिन याद रखिएगा ये जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं सरकार से जो है स्वतंत्र रहता है। क्या बोलिएगा, सरकार से स्वतंत्र है, किसी भी मामले में ये जो है दर्ज कर सकते हैं किसी भी समय किसी भी खिलाफ। लेकिन ये जो थोड़ा सा लोकसभा का चटुकार कर देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
चलिए, लोक लेखा समिति को हम लोग क्या बोलते हैं? वित्तीय समिति, यानी कि धन पर जो है लेखा-जोखा जो भी तैयार करता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और लोक लेखा समिति यानी कि 1 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। विभागीय समिति को हम लोग स्टैंडिंग समिति बोलते हैं, यानी कि स्टैंड रहना, सभी का विभाग अलग-अलग है, तो इसको 1 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, 4। याचिका समिति किसको बोलते हैं? कार्यकारी समिति को बोलते हैं, यानी किसी की कार्यकारी समिति कोई भी कार्य करने के लिए याचिका प्रस्तुत करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 2, ठीक है। और स्टॉक मार्केट एवं इसमें समिति हो जाएगा तदर समिति, ये हो जाएगा 3, यानी 1, 4, 2, 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? देखिए यहाँ पर बात करेगा 8वीं अनुसूची में क्या बोला गया? भाषा का जिक्र किया गया। संविधान में, मूल संविधान की बात करेगा तो उसमें जो है 14 भाषा हुआ करता था, लेकिन याद रखिएगा इसमें जो है संशोधन करके 8 भाषा को जोड़ा गया। वहीं 15वीं भाषा जो है क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ा गया, और सिंधी जो जोड़ा गया याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद एक संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन, क्या बोलिएगा? 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए, 3 भाषा जोड़े गए, जिसको याद करने का ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। तो यहाँ पर देखिए नेपाली हो गया, मणिपुरी हो गया, कोकनी हो गया, कश्मीरी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन हुआ, और कब हुआ? 2002 में हुआ। इसमें 4 भाषा जोड़ा गया, चारों भाषा का ट्रिक है याद रखनी है बोडमास। क्या याद रखिएगा? बोडमास। बी-ओ से डोंगरी, बोडरी याद रखिएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोंगरी, एम-ए से हो जाएगा मैथिली, एस से हो जाएगा संथाली, ठीक है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करते हैं? ये कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा वित्त मंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। और वित्त आयोग की गठन की बात करेगा तो 280 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? इयोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इयोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? चट्टानों से बने हुए शनि ग्रह नहीं है। क्या नहीं है? शनि। देखिए ये जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन हो जाएंगे? बुध हो जाएंगे। बुध के बाद कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा बुध के बाद जो है शुक्र हो जाएंगे। शुक्र के बाद क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है शुक्र के बाद हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा? मंगल। मंगल के बाद क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है शनि हो जाएगा। शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण हो जाएगा। और मंगल और बृहस्पति के बीच जो है इस तरह से यहाँ पर क्या है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे नजदीकी ग्रह कौन हो जाएगा? सूर्य का बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे दूर का ग्रह कौन हो जाएगा? वरुण ग्रह हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा हो जाएगा? एशिया की बात करेगा तो ये हो जाएगा सिंगापुर। और वहीं सबसे अगर जनसंख्या की बात करेगा, जनसंख्या सबसे पूरे विश्व में अगर या एशिया में पूछे तो ये अभी जो है चीन ही लेके चलिए, चीन ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन हो जाएगा? नेफोस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफोस्कोप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जो कोई मरुस्थल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। और विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन हो जाएगा? अटाकामा मरुस्थल। कहां पर है? चिली में है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा यानी गर्म मरुस्थल। तो यहां पर से कोई भी गलत नहीं है, तीनों का तीनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? देखिए जम्मू कश्मीर में दर्रा करने का मतलब है कि जेपी बाबू। क्या बोलिएगा? जेपी बाबू, जेपी का बाबू, जेपी का बाबू, याद रखिएगा जेपी का बाबू, के जेपी का बाबू, ठीक है। तो जे से हो जाएगा याद रखनी है जोजिला दर्रा। क्या बोलिएगा? जोजिला दर्रा, ठीक है। पी से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा। क्या बोलिएगा? पीर पंजाल दर्रा। के से हो जाएगा याद रखिएगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम तो हिमालय में आता है, इसे जम्मू कश्मीर में। बा से हो जाएगा याद रखनी है, बा से बात करेगा तो यहाँ से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। क्या बोलिएगा? बनिहाल दर्रा। और बू से क्या हो जाएगा याद रखनी है? बुर्जिला दर्रा। तो यहाँ पर से जम्मू कश्मीर में देख लीजिए कौन है? अगिल दर्रा नहीं है। अगिल दर्रा कहाँ पर है? आपका लद्दाख में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस सेट कीजिएगा सभी चीज आपको समझ में आ जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा? देखिए सिंधु नदी की बात करेगा तो ये कहाँ से निकलता है? तो याद रखनी है तिब्बत के मानसरोवर झील के, याद रखिएगा गोखरचू हिमानू से निकलता है। कहाँ से? गोखरचू हिमानी से निकलता है। और अपना जल जो है याद रखिएगा लद्दाख के समीप होते हुए बहते हुए ये जो है पाकिस्तान में के साथ अपना सीमा सजा करते हुए, और पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी को कहते हैं। और ये अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में। इसी में जो है याद रखिएगा एक दर्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं बारालाचा दर्रा। क्या बोलिएगा? बारालाचा दर्रा। और बारालाचा के दर्रा हिमाचल प्रदेश के दर्रा से चिनाब नदी निकलती है। और बोल सकते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा? चिनाब नदी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंधु की सबसे बोल सकते हैं लंबाई की बात करेगा तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक लंबा NH-44 है। बिल्कुल ठीक है, NH-44 जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का 2% है। तीन में से सभी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी की स्थापना कब किया गया था? तो 1958 में। कब किया गया था? 1958 में किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जीवित मानव शरीर के सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज। मैग्नीज जो है सबसे कम पाया जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो इसका हो जाएगा जेम्स थॉमसन। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। क्या बोलिएगा? जे थॉमसन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेगा तरंग प्रकृति की तो डी बग्रोली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डी बग्रोली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग से ऊपर नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता तब, देखिए ऊपर से जब नीचे आइएगा विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किसका धातु का अयस्क है? तो लोहा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लोहा का। और याद रखिएगा सीडेराइट होता है। क्या होता है? सीडेराइट होता है, हेमेटाइट होता है, ये सब याद रखिएगा लोहा का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रोमन बिट्रोल भी कहा जाता है? रोमन बिट्रोल किसको कहते हैं? हड़ा कशिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? हड़ा कशिश को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो इसको नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपाचय कौन सा होता है? तो सबसे उपाचय अगर पूछेगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। और फ्लोरीन की बात करेगा तो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन इसी का होता है। और बात करेगा ये किसका तत्व है? 17वां तत्व है। 17वां वर्ग का तत्व है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइलोजन तत्व के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे हो गया आपका, याद रखनी है फ्लोरीन। क्या हो गया? फ्लोरीन। उसके बाद याद रखनी है क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। उसके बाद याद रखनी है क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। उसके बाद याद रखिएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा एक होता है स्टेटिन। क्या होता है? स्टेटिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव दर सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसको माना जाता है, याद रखिएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा डी.एच. मार्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीव दर का सिद्धांत किसने दिया था? खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। और जीव द्रव को भौतिक शरीर का बोल सकते हैं, मानव शरीर का भौतिक अधिकार किसने बोला था? आधार किसने बोला था? तो याद रखिएगा हेक्सले ने बोला था। किसने बोला था? हेक्सले के द्वारा बोला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है। केंद्रिका की उपस्थिति, यही सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में याद रखिएगा सिर्फ जो है 70S क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में अणुओं का यातायात प्रबंधक, अणुओं का यातायात यानी ट्रैफिक कंट्रोलर किसको कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोल्जी काय को। गोल्जी काय का खोज किसने किया था? याद रखिएगा कैमिलो गोल्जी ने। किसने किसने किया था? कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। इसी को याद रखिएगा हम लोग क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधन कहते हैं, इसी को बोलते हैं। गोल्जी काय की बात करेगा, ये जो है एक कोशिकाओं का भी बोल सकते हैं निर्माण करता है। उसका नाम क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन की आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के आनुवंशिक विचार के अधिकार को इसको हम लोग बोलते हैं सिट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिट्रॉन। वहीं अगर क्रोमोजोम पूछेगा तब हो जाएगा आपका जीनोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक, कार्बनिक की बात करेगा तो ये हो जाएगा 19, और अकार्बनिक की बात करेगा तो इसमें जो है कितना यौगिक रहता है? 81। यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, नींबू में लिटिल रीफ मानक रोग किस तत्व की कमी से कारण होता है? तो तंबा के। किसे हो जाएगा? तंबा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे यानी कि नमक वाला लवण जल में रहता है? उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसको जो हम लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा ये संघ पेरिफेरा जीव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पेरिफेरा जीव के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? मेढक याद रखिएगा जो स्थल पर भी रह सकता है और जल पे भी रह सकता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उभयचर के नाम से जानते हैं। किसको नाम से? उभयचर के नाम से जानते हैं। और बोल सकते हैं मानव जगत का, जंतु जगत का उभयचर किसको बोलते हैं? मेढक हो जाएगा, सेमीमुंडल हो जाएगा, तो ये एम्फीबिया वर्ग इसको बोलते हैं। उभयचर का इंग्लिश क्या होता है? एम्फीबिया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पादप जगत का अगर उभयचर आपको पूछेगा तो वो किस संघ के हो जाएंगे पौधे? तो याद रखनी है ब्रायोफाइटा फैलम के हो जाएंगे पौधे। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देनी है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का छिड़काव से बृहत आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है? ये जिब्रेलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य नहीं सत्य है? इनमें से सभी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी सत्य हो जाएगा। एक बार इसको देख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कौन सा कथन सत्य है? दाब जो है अदिश राशि है, बिल्कुल ठीक है। कार का जो है विमरीय सूत्र क्या होता है? Ml2T-2। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी सही हो जाएगा। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकते। विस्थापन शून्य भी हो सकते हैं। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति यहाँ से गया दिल्ली, दिल्ली से फिर जो है व्यक्ति यहीं पर आ गया, तो ये विस्थापन शून्य हो जाएगा। दूरी भले शून्य नहीं होता है, ये जो है आपका गलत है। तो यहाँ पर सही पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 1 एवं 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थायी उपग्रह का संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के परिक्रमण करता है, बिल्कुल ठीक है। इसकी परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल से बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका कक्षीय 8 किलोमीटर नहीं, इसका याद रखिएगा लगभग जो है 17 किलोमीटर होता है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा के बल लगाती है, इसकी खोज एलेस्ट्रांडो वोल्टा ने की। जब समांतर चालकों के एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है, दोनों के बीच आकर्षक लगता है। जब समांतर चालकों के एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर से सभी का सभी कथन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कितना होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा, ये होता है 10 पर पावर बोल सकते हैं, यानी कि 100 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। और इसको फार्मूला जो है ये होता है m बराबर 1 + d/f होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, पोटेंशियोमीटर विद्युत विभर का करते हैं, यानी 2 का हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद कैलोरीमीटर उष्मा का, तो ये 3 हो जाएगा। रूलर जो है क्या होता है, तो लंबाई को मापते हैं, तो यानी 1 हो जाएगा। और ये इंटरफेरोमीटर ये जो है समतल ध्रुवीयत, ये इसका 4 हो जाएगा, यानी 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी कि यहाँ पर एस हो जाएगा। एस के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। एस के बाद क्यू हो जाएगा। एस के बाद क्यू देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों को प्रकाश का अवशोषित करते हैं, दूसरों को परावर्तित करते हैं। ये परावर्तन का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है समांतर श्रेणी, यहाँ पर से 4 सवाल जो है आपको मैथ का दिया गया है, यानी 96 97 98 99। इसमें अगर आपका किसी भी तरह 60 नंबर आ रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको कमेंट करनी है कि कितना नंबर आया। डेली ये टेस्ट चाहिए, ये भी आपको कमेंट करनी है। धन्यवाद। तो हम लोग मिलेंगे कल के सुबह होमवर्क सीरीज में, और आगे की तरफ से हम लोग शाम को 8 PM में, ये आपका 20 सेट है, 20 सेट को 20 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये मेरा बोल सकते हैं कि हो सकता है, तो 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।